जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस टॉपिक में हम दो तीन डेफिनेशंस पढ़ेंगे, जिसमें हमारी पहली डेफिनेशन जो होगी वो यूनिट वेक्टर से रिलेटेड होगी। यूनिट वेक्टर क्या चीज़ होती है। उसके बाद हम जो नेक्स्ट डेफिनेशन पढ़ेंगे इसी लेक्चर के अंदर वो नल वेक्टर होगी। और सबसे लास्ट में इसके अंदर जो हम पढ़ेंगे वो होगी इक्वल वेक्टर्स। बल्कि मैं ऐसे करता हूँ, इसमें एक और डेफिनेशन भी ऐड कर देता हूँ, और वो है कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। तो इसको मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ। कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। तो हम ये 4 डेफिनेशन इस लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। तो मैंने आपको वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन बताई थी। वेक्टर की एक रिप्रेजेंटेशन हम लोगों ने पढ़ी थी, उसको हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। एक हमने पढ़ी थी, उसको हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। ये जो यूनिट वेक्टर है इसको हम मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन भी कहते हैं, यानी आप इसको मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन भी कह सकते हैं। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, वेक्टर को, यूनिट वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, हमने पढ़ा था कि कोई भी हमारे पास वेक्टर, अगर लेट्स से कि हमारे पास एक वेक्टर ए है, उस वेक्टर में दो चीज़ें होती हैं। एक होता है उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड को लिखने का तरीका ज़रा समझ लें, बड़ा कीमती बात है कि अगर आपने वेक्टर का साइन ऊपर डालना है तो फिर साथ आपने मॉड का साइन भी डालना है, तो ये मैग्नीट्यूड हो गया। और जो वेक्टर की डायरेक्शन होती है उसको एक हैट के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसमें हमारे पास जो ये चीज़ है ये हमारा मैग्नीट्यूड है, और जो ये चीज़ है ये हमारी डायरेक्शन है। अच्छा, इसको और तरीके से भी एक लिखते हैं, यानी अगर हमारे पास वेक्टर ए है तो अगर आपने ऊपर वेक्टर का साइन पहले डाला था, अब अगर नहीं डालना चाहते तो फिर मॉड भी मत डालें, तो ये भी हमारा मैग्नीट्यूड है। और डायरेक्शन के लिए उसी तरीके से हम साथ क्या डाल देंगे, हैट लिख देंगे। तो अगर हम इस डायरेक्शन वेक्टर की इक्वेशन फाइंड करना चाहते हैं तो ये ए इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर ए डिवाइड हो जाएगा, तो हम लिखेंगे कि ए ऊपर आ गया, ये वाला इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ आकर ये डिवाइड हो गया, तो ये जो हमारे पास नया वेक्टर बना ये हमारे पास यूनिट वेक्टर बन गया। इसके नाम से ज़ाहिर है यूनिट, यूनिट किसको कहते हैं, यूनिट इकाई होती है, ठीक है। तो वन वेक्टर यानी इट इज़ अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज़ 1। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1। तो फिर इसको यूज़ क्यों करते हैं, लेट्स से कि 10 है तो 10 1s आर 10, 20 यूनिट्स है तो 20 1s आर 20। तो फिर इसका मतलब है इसको मैग्नीट्यूड के लिए यूज़ ही नहीं करते, इसको फिर किसके लिए यूज़ करते हैं, डायरेक्शन के लिए। तो इसकी जो डायरेक्शन होती है वो होती है एनी गिवन डायरेक्शन विद एनी गिवन डायरेक्शन, यानी कोई भी गिवन डायरेक्शन हो सकती है न्यूमेरिकल के हिसाब से जो हमें रिक्वायर्ड है। तो ये हमारे पास यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन हो गई। इसके बाद आ गया नल वेक्टर। मैं इसको मज़ीद थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। हाँ, इसमें हमने पढ़े थे एक्सिस, याद होगा आप लोगों को। तो मैंने 3 एक्सिस बनाए थे। एक एक्सिस का नाम रखा था एक्स एक्सिस, दूसरे का नाम रखा था वाई एक्सिस, और तीसरे का नाम रखा था जी एक्सिस। अब एक्स एक्सिस के साथ डायरेक्शन नहीं बनाई थी, आज हम डायरेक्शन बनाते हैं। तो अब इसकी जो डायरेक्शन होती है, जाहिर बात है डायरेक्शन वेक्टर को हैट से लिखते हैं, तो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन वेक्टर उसको आई हैट लिखते हैं। वाई एक्सिस का जो डायरेक्शन वेक्टर है उसको जे हैट लिखते हैं, और जी एक्सिस का जो डायरेक्शन वेक्टर है उसको के हैट लिखते हैं। और हम इन वेक्टर्स को एक नाम भी देते हैं, हम इन्हें कहते हैं ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। तो ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स कौन कौन से होते हैं, आई, जे और के। तो ये हमने आज हम पढ़ा यूनिट वेक्टर। इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ते हैं नल वेक्टर। नल वेक्टर नाम से जाहिर है कि इस वेक्टर का जो सम होगा वो ज़ीरो होगा। तो लेट से कि अगर हमारे पास एक वेक्टर ए है, इसमें हम एक और वेक्टर ऐड करते हैं जो माइनस ए है, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा ए माइनस ए, दैट इज़ इक्वल टू ज़ीरो वेक्टर। इसको ज़ीरो वेक्टर भी कहते हैं, नल वेक्टर भी कहते हैं।
तो फिर हम इसकी थोड़ी सारी अगर और एक्सप्लेनेशन करें तो मुझे बताएं कि इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। आप खुद सोच लें कि नाम से ज़ाहिर है मैग्नीट्यूड इसका होगा 0, और जब इसका मैग्नीट्यूड ही 0 है तो कोई फिक्स डायरेक्शन भी नहीं हो सकती इसकी। तो डायरेक्शन इसकी हम इसको लिखते हैं आर्बिट्ररी डायरेक्शन। आर्बिट्ररी मीन्स नो फिक्स डायरेक्शन। तो ये हमारे पास नल वेक्टर है। तीसरा वेक्टर है, तीसरी डेफिनीशन है इक्वल वेक्टर्स। तो नाम से ज़ाहिर है जैसे कि आज जितनी भी डेफिनेशन पढ़ रहे हैं उनके नेम से ही उनकी डेफिनेशन की एक एक्सप्लेनेशन हो रही है। तो इक्वल वेक्टर्स यानी कि एक वेक्टर होगा, लेट से कि ये एक वेक्टर है, इस वेक्टर का नाम रखा ए, ये एक और वेक्टर है, इसका नाम रखा बी। तो जितना ए है उतना ही बी है, दोनों सेम डायरेक्शन में भी हैं, तो इस तरह ये दोनों वेक्टर्स इक्वल होंगे। इस तरीके से मैं अगर एक और बना दूं कि ये हमारे पास वेक्टर है सी और ये भी हमारे पास वेक्टर है और ये वेक्टर है डी, तो दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है, ये भी इक्वल वेक्टर हूँ। एक मज़े की बात बताऊँ, लेट से कि हमारे पास एक वेक्टर है ई और कोई और वेक्टर मैं यहाँ बना रहा हूँ और इसका नाम है एफ। तो अब देखें ये ई वेक्टर की जितना मैग्नीट्यूड है एफ वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी उतना ही है। तो जितना ई है उतना ही एफ है, जो डायरेक्शन ई की है वही डायरेक्शन एफ की है। तो मज़े की बात यह है कि ये दोनों जो हैं ये दोनों वेक्टर्स ये भी इक्वल वेक्टर्स हैं। तो इक्वल वेक्टर का फिर इसका मतलब है ज़रूरी नहीं है कि वो दोनों एक ही पॉइंट से शुरू हों या करीब करीब से शुरू हों। एक प्लेन के ऊपर किसी भी जगह से दोनों वेक्टर शुरू हो सकते हैं और वो दोनों वेक्टर जो हैं वो इक्वल वेक्टर्स कहलाएंगे। और जो कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर है इसकी ज़्यादा तफसील तो मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में बताऊंगा। यहाँ पर मैं हल्का सा बता देता हूँ कि कंसीडर हमने जो पिछले टॉपिक में एक्सपोज किया था कि लेट से कि हमारे पास एक वेक्टर ए है, फिर हमारे पास एक और वेक्टर था बी, और फिर हमने इसका रिजल्टेंट बनाया था और रिजल्टेंट का नाम रखा था हमने आर। तो हमने क्या किया था, दो वेक्टर्स को जमा किया था, कौन कौन से, ए और बी, और उनको ऐड करने से हमारे पास एक नया वेक्टर आया था और उसका नाम हमने आर रखा था और ये रिजल्टेंट वेक्टर